मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। AFEIS के आज 6 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे, जैसा कि मैंने कल आप सबसे वायदा भी किया था कि अयोध्या में जो मंदिर की आधारशिला रखी गई है, भूमि पूजन किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना है। तो इस घटना को लेकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत किस तरह के प्रश्नों की संभावना हो सकती है, उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी खबर कोई ऐसी है नहीं। आप लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, न्यूज़ सुने ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो फिर आपको सुनना भी चाहिए। तो आपको कोई ऐसी बात मिली नहीं होगी जिसकी चर्चा विस्तार के साथ की जा सके। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, न्यूज़ के ही माध्यम से। कल आपने एक न्यूज़ सुनी, अखबारों में भी थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा की गई है। वो है लेबनान में जो कल घटना घटित हुई है ना। लेबनान की जो राजधानी है बैरूत, वहाँ एक विस्फोट हुआ है, और जो विस्फोट हुआ है वो वहाँ जो बंदरगाह जो है, 2700 टन वहाँ अमोनिया नाइट्रेट रखा हुआ था, वो विस्फोट हो गया। बेसिकली ये जो अमोनिया नाइट्रेट था, ये एक तरह से जब्त किया गया था, वो विस्फोट हो गया, और उससे बहुत बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई। लगभग 125 से 150 लोग उससे मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हो गए हैं, और इस घटना ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ लोग इसे एक आतंकी घटना भी मान रहे हैं। अब एक छोटी सी घटना है। अब सवाल यह है कि जब आप इस घटना के बारे में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मान लीजिए कि तैयारी करना चाहते हैं, पहला तो यह है कि आप छोड़ सकते हैं कि ठीक है, यह घटना घटती रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरे विश्व का ध्यान इसकी ओर गया है, और विश्व ने इस पर अपना स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति तक शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक आतंकी हमला दिखाई दे रहा है इसमें। तब आप देखें कि फिर हो जाता है कि नहीं, इस पर फिर थोड़ा सा तो ध्यान दिया जाना चाहिए, थोड़े से इसके बारे में डिटेल्स जाननी चाहिए। तो जब आप डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर थोड़े से भी लंबे समय से आप मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, तो पता नहीं आप उसे सुन करके अपने आचरण में कितना ला पा रहे हैं, या कि आप सीधे सुन ही रहे होंगे। क्योंकि एक बात का अनुभव तो दोस्तों मुझे हो रहा है कि मेरे पास जो मेल्स आते हैं, उन मेल्स में लाइफ मैनेजमेंट के बारे में तो काफी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जो डेली ऑडियो लेक्चर के तहत जो बातें की जाती हैं उसके बारे में बहुत कम टिप्पणियां होती हैं। अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो हार्डली 5 से 10% टिप्पणियां ही डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में होती होंगी, यानी कि जो करंट अफेयर से संबंधित जो बातें मैं बताता हूं उनको लेकर के 5 को घटा दीजिए, 10% तक पहुंच जाते होंगे। तो इससे कभी कभी मुझे यह भी लगने लगता है कि नहीं, शायद स्टूडेंट्स के लिए डेली ऑडियो लेक्चर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लाइफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जबकि आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपके लिए बाईं आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दाहिनी आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब आप डेली ऑडियो लेक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये मान करके चलिए कि आप उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह से तैयारी की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं लेबनान की बात कर रहा हूं। लेबनान पर मैं आपसे थोड़ी बात कर रहा हूं। मैं अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप एटलस पे जाइए, नक्शे को देखिए और लेबनान को स्पॉट कीजिए कि लेबनान कहाँ है, तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोग ये काम करते हैं। देखिए, आज मैं ये बातें थोड़ी सी विस्तार के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिजल्ट परसों अभी IAS के आ गए हैं, और मेरे पास लगातार इस तरह के मेल आ रहे हैं जो बड़े निराशा से भरे हुए हैं कि सर उसमें हिंदी वाला तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, सबके सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और उसमें सच पूछे तो ज्यादातर इंजीनियर है, जिसकी चर्चा मैंने कल की भी थी। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो जब हम हो क्यों रहा है पर बात करते हैं, तो एक तो हम सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा सकते हैं, UPSC को दोषी ठहरा सकते हैं, एग्जामिनर को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि पहले हम थोड़ा सा अपनी तैयारी के स्वरूप को तो समझें कि क्या हम उस तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं जिस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए। चलिए, आपको नहीं मालूम है कि किस तरीके से की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई बता रहा है, मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे बहुत से लोग हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो जो वो बता रहे हैं, कर रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
या कि केवल सुनकर के बात खत्म हो जा रही है? तो दोस्तों, जब मैं ये कहता हूं कि आप लेबनान को आप बाकायदे एटलस पर जाकर के स्पॉट कीजिए, आसपास की चीजों को देखिए कि लेबनान कहां है, लेकिन अगर आप इसे नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि आप फिर तैयारी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेबनान आएगा, ही हो सकता है कि ना आए, लेकिन आपको ये बात कभी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी है वो स्टैटिक या यू के लिए आइलैंड किस्म की तैयारी नहीं है। आइलैंड किस्म की तैयारी कहने का मतलब कि एक चैप्टर है और बस एक चैप्टर है। ये आइलैंड किस्म की तैयारी नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड तैयारी है। इंटरकनेक्टेड तैयारी कहने का मतलब है कि हो सकता है कि लेबनान पर न पूछा जाए। अगर लेबनान पर पूछ लिया जाता है तो आइलैंड किस्म की तैयारी हो गई। हो सकता है कि लेबनान पर न पूछा जाए, लेकिन लेबनान पर आपको जानना इसलिए जरूरी है कि यह आपकी मदद करेगा कि जो मध्य एशिया, जो पश्चिम एशिया का जो हिस्सा है, वहां किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तभी आप निकाल पाएंगे कि इस घटना का क्या भारत के ऊपर भी कोई असर हो सकता है। और ये आप धीरे धीरे डेवलप करते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप मान लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया गया, प्री एग्जामिनेशन में, कि लेबनान किस समुद्र तट पर है। अब आप बताइए, आपको अखबारों में भी नहीं मिलेगा। अखबारों में आज आप पढ़ लीजिए कि कहीं दिया हो कि किस समुद्र तट पर है, न्यूज में भी नहीं मिलेगा किस समुद्र तट पर है। तो फिर आप कैसे जानेंगे, कैसे उत्तर दे पाएंगे, प्री एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई करेंगे? लेकिन जब आप मैप पर जाएंगे, मैप में देखेंगे, आप उसके साथ थोड़ा सा 2-4-5 मिनट गुजारिए, व्यतीत कीजिए इत्मीनान के साथ। यानी कि फटाफट देख करके निपटा दिया, आप देखेंगे तो पाएंगे कि अरे ये तो समुद्र के किनारे है और ये बड़ा महत्वपूर्ण समुद्र है। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए। फिर जब आपके दिमाग में समुद्र क्लिक करेगा तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा, हमारा जो विदेशी व्यापार है वो कहां से होता है। फिर आप देखेंगे कि अच्छा यहां तो लाल समुद्र भी है। अच्छा, फिर यहां पर अगर हम इधर से और बाहर निकल जाते हैं तो ये फिर तो हम अरब की खाड़ी में पहुंच गए, हिंद महासागर में आ गए, तो ये तो भारत से लिंक हो गया सीधे सीधे। और अगर इस बीच इधर बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है या गृह युद्ध और युद्ध की स्थिति बनती है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो इसका असर तो हमारे विदेशी व्यापार पर पड़ सकता है। लिंक हो गया, सिंपल सी चीज है। तो अब आप देखिए कि लेबनान पर नहीं पूछा गया आइलैंड की तरह, लेकिन इंटरलिंक्ड हो गया ये। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बारे में आप सबको गंभीर होने की जरूरत है। अब मित्रों, मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, अयोध्या मंदिर की आधारशिला को लेकर। मैं बीच बीच में इस तथ्य की, अयोध्या मंदिर के बारे में और भी बातें करता रहूंगा, लेकिन आज कुछ मैं मुख्य बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आपको एक तथ्य बिल्कुल रट लेना चाहिए कि अयोध्या मंदिर का मामला आप देख रहे हैं कि 492 ईयर्स से चल रहा है, 500 मोटे तौर पर 500 साल से चल रहा है, और इसका फैसला हुआ। तो ये जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये बिल्कुल वैधानिक तौर पर हो रहा है ना। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि निर्णय दिया है, और ये जमीन सरकार की जमीन मानी गई, और फिर कहा गया कि ये ट्रस्ट को दे दिया जाए जिस पर राम जन्म का मंदिर का निर्माण हो, और उसके तहत मतलब वैधानिक तरीके से हो रहा है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कि शक्ति के दम पर नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन करके नहीं हो रहा है, बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर किसी तरह का कोई दबाव हो इस तरीके से नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल एक वैधानिक तरीके से हो रहा है। तो इसकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कब ये डिसीजन दिया था। एक अच्छा प्रयास होगा, नहीं तो ईयर तो आपको मालूम ही हो, बेहतर है 9 नवंबर 2019, ये डेट आपके दिमाग में होगा। तो जब भी आप इस तथ्य को लिखेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर प्रभावित होगा कि अच्छा स्टूडेंट को इतना मालूम है। तो ये बहुत ही वैधानिक तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए कि जब आप इस इश्यू पर बात करते हैं या इस पर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, पहली बात तो यह कि इस पर प्रश्न कई एंगल से बनते हैं। पता लगा कि आपके हिस्ट्री से भी प्रश्न बन सकता है, हिस्ट्री का भी प्रश्न बन सकता है इस पर। बाकायदे कि कौशल जनपद रहा है, आप देखिए अयोध्या कौशल जनपद रहा है, जो हमारे महाजनपद 16 रहे हैं, वहां से इतिहास का दौर शुरू हो जाता है। दर्शन शास्त्र से भी बन सकते हैं, खासकर जो मध्यकाल है, रामाश्रयी शाखा जिसमें तुलसीदास वगैरह हुए हैं, जो वैष्णव संत हुए हैं, भक्ति आंदोलन जो है ना वो इससे जुड़ जाता है। तो ये संस्कृति से भी ये सीधे सीधे जुड़ जाता है। जब हम आस्था की बात लेते हैं, जब हम चेतना की बात लेते हैं, तो आपकी 4th पेपर से जुड़ जाता है ना। जब हम इसके वैधानिकता को लेते हैं तो पता लगा कि आपके ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ जाता है, सेकुलरिज्म की बात से जुड़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म को अगर आप लेकर के चलेंगे तो ये जो एक्ट किया गया ये कितना सेकुलर है,
हमारे प्रधानमंत्री ने जा करके भूमि पूजन किया तो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। तो पता लगा कि आपके ज्योग्राफी से भी आपके इसके पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके कितने सारे एंगल्स निकल रहे हैं। अब आप इसे हैंडल कैसे करेंगे? दोस्तों, यहां मैं जो इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूं, इनफैक्ट वो ये है कि देखिए, व्यक्ति के तौर पर हम सब एक इकाई हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक इकाई हैं। हम सब के अपने अपने धर्म हो सकते हैं, वो हैं ही ऑलमोस्ट। अगर व्यावहारिक तौर पर माने, हम किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। हमारी अपनी आस्थाएं हैं, हमारे अपने अनुभव हैं, हमारे अपने अनुष्ठान के तौर तरीके हैं, सबके हैं। और ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं, सभी धर्मों के बारे में है। ये मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसे मैंने कहा कि हम सब एक इकाई हैं। लेकिन जब आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सिविल सर्वेंट के एंगल से कर रहा हूं, है ना। आप एक एस्पिरेंट हैं, एक परीक्षार्थी हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा रख रहे हैं। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे या इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर उसमें यह देखा जाएगा कि आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हैं या नहीं हैं। तो जब बनने लायक हैं या नहीं हैं, जब ये चेक किया जा रहा है, तो कौन सी चीज है जिसे वो चेक कर रहे हैं? सीधी सी बात है, आपके विचार, आपका मस्तिष्क, आपका विचार, आपके व्यक्तित्व, इन्हीं की वो जांच करते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट जो बनने की इच्छा रखता है, उसकी चेतना कैसी होनी चाहिए? अब आप देखिए, अब हम आ गए सिविल सर्वेंट की चेतना। अभी मैं बात कर रहा था व्यक्तिगत चेतना पर, अब मैं बात कर रहा हूं सिविल सर्वेंट की चेतना। तो सिविल सर्वेंट की चेतना कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि सिविल सर्वेंट की चेतना संविधान सम्मत होनी चाहिए। संविधान सम्मत होनी चाहिए। जब मैं संविधान सम्मत होने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब केवल यह नहीं है कि उसमें जो शब्द कहे गए हैं उसी के तहत होने चाहिए, बल्कि संविधान की समझ के तहत होनी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर संविधान की समझ नहीं होगी, जैसे सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, तब आप पाएंगे कि आप भटक रहे हैं। आपको धर्मनिरपेक्षता को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि हमारे संविधान ने जो धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया है, उसकी जो बात कही है, तो उसका अर्थ क्या है। जब तक आप उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप इससे जुड़े जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बहुत सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आज अपनी बात यहीं समाप्त करनी होगी। आगे इस विषय को हम लोग बीच बीच में बढ़ाते रहेंगे जैसी स्थितियां होंगी। अब जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नीतू सेजवाल, सुयश तिर्की, तुषारकांत शर्मा और यशपाल सिंह। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।